अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या है? अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल एवं दीर्घकाल में मूल्य निर्धारण किस प्रकार होता है? सचित्र समझाइए, इसकी विशेषताएं भी बताइए। बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ था। अल्पकाल और दीर्घकाल क्या होता है? यहाँ पर देखिए किसकी बात की जा रही है? मूल्य निर्धारण की बात की जा रही है। तो मूल्य निर्धारण में अल्पकाल में हम लोगों ने देखा था कि 2-3 चीजें हो सकती हैं। दीर्घकाल में तो होता क्या है? दीर्घकाल यहाँ पर आसान हो जाता है। बहुत बार इकोनॉमिक्स में हम लोग देखेंगे कि दीर्घकाल जो है वो ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि दीर्घकाल में हम लोग क्या मान लेते हैं कि देयर विल बी नो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। दीर्घकाल में कोई भी अधिसामान्य लाभ नहीं हो सकता और ना ही नुकसान हो सकता है। तो जो एकदम नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं आपको वो होंगे, तो मूल्य निर्धारण का सीधा सीधा उत्तर मिल जाता है। सीधे सीधे दीर्घकाल में चलते हैं। पहले आपको दीर्घकाल में सीधा सीधा दिख जाएगा तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक, ये देखिए अब यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो उतना अच्छा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो मैं आपको इसको क्लियर करके बना के दिखा देता हूँ। नॉर्मली ऐसा कुछ अपना ग्राफ है। हम लोगों ने देखा था कि औसत आय गिर रही होती है, लेकिन उससे भी तेजी से गिरती है हमारी सीमांत आय। अच्छा, और जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट यानी कि सीमांत लागत वक्र बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। ठीक, तो ये अगर हमारा सीमांत लागत वक्र यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व है और ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, तो हम लोगों ने पहली कंडीशन देखी थी कि MR = MC होना चाहिए। ये कौन सी कंडीशन होती है? लाभ अधिकतमीकरण की कंडीशन होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन होती है। इसको याद करके हम लोगों ने बताया था बहुत बार। अब ये जो लेवल है इसी को जब आप ऊपर लेकर के जाते हो तो आपको क्या मिलता है? यहाँ पर आपको एवरेज रेवेन्यू कर्व था, तो जो आपको औसत रेवेन्यू मिल रहा है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, क्या मिल गया? यहाँ पर ये आपका औसत रेवेन्यू का प्राइस हो गया और ये आपकी क्वांटिटी हो गई। तो ये जो आपको एरिया मिला, ये एरिया क्या मिला? टोटल रेवेन्यू, कुल संप्राप्ति। अच्छा, लेकिन इसी में हम लोग क्या करते हैं, साथ ही में आपका सीमांत लागत के साथ साथ औसत लागत वक्र भी देखते हैं। क्या देखा करते हैं? औसत लागत वक्र। अब औसत लागत वक्र मान लीजिए अगर कुछ ऐसा है, ठीक, यहाँ पर, तो यहाँ पर औसत लागत इतनी ही हुई, तो औसत लागत अगर इतनी हुई तो यहाँ से इसी लेवल पर ये जो आपने निकाल लिया ये क्या हो गया? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया आपका हो गया टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू ज्यादा है, टोटल कॉस्ट कम है, तो उससे हो क्या जाएगा? ये जो आपको क्षेत्रफल मिला, ये इतना क्षेत्रफल जो है ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट का। ठीक, अच्छा, लेकिन ये सब तो कब किस पर डिपेंड कर रहा है? ये सब तो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि भाई आपका एवरेज कॉस्ट कर्व कहाँ से होकर के जा रहा है, जो हम लोगों ने यहाँ पर मान लिया। अगर यही एवरेज कॉस्ट कर्व और ऊपर की जगह नीचे हो जाता, यहाँ पर आपका नीचे से होकर के जा रहा होता, तो आपको नुकसान भी हो सकता था। ठीक, लेकिन लॉन्ग रन में हम क्या मानते हैं? लॉन्ग रन की जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं, लॉन्ग रन में हम ये मानते हैं कि कोई भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा। तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा केस? जो आपका सीमांत लागत है, ये देखिए ये आपका इस वाले केस में थोड़ा सा ब्लर है, इसको मैं आपको लिख करके बताता रहूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। रुक जाइए, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक, ऐसा करके कुछ जा रहा है। ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू है, ये यहाँ पे बराबर हुआ, इसी को आपने ऊपर एक्स्ट्रापोलेट कर दिया, तो जहां पर एक्स्ट्रापोलेट किया उसी पॉइंट से आपको क्या मिल जाएगा? ये टोटल जो एरिया है आपको मिल जाएगा टोटल रेवेन्यू। अच्छा, और साथ में ये वाला जो कर्व है ये आपका कौन सा कर्व हो गया है? औसत लागत है, एवरेज कॉस्ट कर्व। तो ये एवरेज कॉस्ट कर्व अगर हो गया, यहाँ पे टच कर रहा है, तो एवरेज कॉस्ट भी इतनी हो गई। तो इस वाले केस में क्या हो गई? जितनी लागत है औसत, उतनी ही औसत संप्राप्ति है। तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। तो कोई भी लाभ होगा क्या? नहीं होगा। जब कोई भी लाभ नहीं होता उसी को हम लोग बोल देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो आप सोचोगे यार कोई लाभ नहीं हो रहा तो उसको नॉर्मल प्रॉफिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो कॉस्ट लेकर के चल रहे हैं, एवरेज कॉस्ट, ध्यान से समझना, वो फाइनेंशियल कॉस्ट है क्या? नहीं, वो इकोनॉमिक कॉस्ट है, आर्थिक लागत है। आर्थिक लागत में हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि अवसर लागत को भी इंक्लूड करके चलते हैं। क्या होता है? अवसर लागत भी इंक्लूडेड होती है। इसीलिए अवसर लागत इंक्लूड होने की वजह से नॉर्मल प्रॉफिट बोलने में समस्या नहीं, क्योंकि आपने कहीं और पैसा इन्वेस्ट किया होता और आपको जो पैसे मिलते वो यहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ये तो हमारा हो जाता है दीर्घकाल का। दीर्घकाल में सीधा सीधा एक ही केस बनता है कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा, या आप बोल सकते हो कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा या नॉर्मल प्रॉफिट होगा। एक ही बात है। जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स नहीं है वो लोग सोच रहे होंगे कि सर का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स सही से नहीं पढ़ी उनको भी यही लग रहा होगा, जिन्होंने ठीक से पढ़ी उनको समझ में आ रहा होगा। अब होता क्या है, जब हम लोग अल्पकाल की बात करते हैं तो 3 स्थितियां बन सकती हैं। ये सारी चीजें लिखी हुई आप लोग देख सकते हो। असामान्य लाभ या लाभ अर्जित करने की स्थिति, ये कब होता है? ये तब हो जाता है जब, समझिएगा, जब आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व काफी ऊपर रह जाता है एवरेज कॉस्ट कर्व की तुलना में जिस पॉइंट पर आप बेच रहे हो।
तो ऐसे में क्या हो जाएगा, रेवेन्यू यानी कि आपकी संप्राप्ति ज्यादा हो रही है, एवरेज कॉस्ट यानी कि आपकी उस पॉइंट पर एवरेज कॉस्ट कम आ रही है, तो आपको क्या हो जाएगा, अधिसामान्य लाभ हो जाएगा। दूसरा वाला केस क्या हो जाएगा, जब शून्य लाभ हो रहा होगा या फिर सामान्य लाभ, यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है शून्य लाभ मतलब कोई लाभ नहीं, सामान्य लाभ मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये कब हो जाएगा, जब आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा, जो हमेशा ही दीर्घकाल में होगा, जिसको हम लोगों ने अभी भी देखा था, ठीक। और तीसरा होता है हानि की स्थिति। हानि की स्थिति में क्या हो जाता है कि एवरेज कॉस्ट ऊपर निकल गई, एवरेज रेवेन्यू कम आ गया। तो आप सोचोगे कि यार ऐसे में कोई भी कंपनी काम क्यों करेगी, काम बंद कर देगी ना, उसको तो नुकसान हो रहा है। तो याद करिए शट डाउन पॉइंट के ऊपर वाला ये पॉइंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो आपकी लगी चुकी है, स्थिर लागत तो लगी चुकी है। अब स्थिर लागत लग चुकी है, स्थिर लागत होती ही लॉन्ग रन में नहीं है, सिर्फ शॉर्ट रन में होती है, अल्पकाल में होती है। तो स्थिर लागत की वजह से जो नुकसान आपको ज्यादा हो रहा है, आप नुकसान कम करने के लिए बिजनेस चलाते हो, नुकसान तो होगा, लेकिन नुकसान 50 रुपए का आपने सामान खरीद लिया, अब वो 50 रुपए तो डूब ही गए, तो उस 50 के लिए 40 रुपए का ही नुकसान हो जाए, तो आप ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई है। इसके जो 3 ग्राफ्स बनते हैं बुक में ज्यादा अच्छे से बने हुए हैं, यहाँ पर हम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली उतना अच्छे ग्राफ यूज नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूँ। ये आपका मार्जिन रेवेन्यू है, ये आपकी मार्जिन कॉस्ट है, तो ये दोनों कहाँ पर बराबर हो रहे हैं, यहाँ पे बराबर हो रहे हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे कट कर रहे हैं, इसी पॉइंट को हम लोग ऊपर तक खींचते चले आएंगे। तो जहां पे यहाँ पे कट किया, ये क्या कहाँ पे कट, किसको कट कर रहा है, एवरेज कॉस्ट यानी कि लागत को कट कर रहा है। और लागत के ऊपर यहाँ पर क्या है, आपका एवरेज रेवेन्यू यानी कि संप्राप्ति है। तो संप्राप्ति ऊपर है आपका और लागत नीचे है, तो ये जो एरिया आ गया यही आपका क्या हो जाता है, लाभ। क्या आ जाता है, लाभ, ठीक। ये हो गया। तो ये कब हुआ, जब यहाँ पर आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा पा रहे हो। अच्छा, दूसरा वाला केस देख लेते हैं। दूसरे वाले केस में क्या है, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि जो आपका एवरेज कॉस्ट पॉइंट है वही आपका एवरेज रेवेन्यू वाले पर भी पॉइंट मिल रहा है। देखिए दोनों पर यही पॉइंट मिल रहा है। जब आपने इसको ऊपर खींच दिया तो एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू बराबर हो गया, तो TRTC यानी कि कुल संप्राप्ति कुल लागत के बराबर हो जाएगी, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 0। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्य लाभ की बात की जाती है। सारा कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप इस वीडियो को रोक करके देख करके पढ़ भी सकते हो, लेकिन जो ग्राफ्स हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है उसको फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में देखो मार्जिन रेवेन्यू है, सीमांत संप्राप्ति और सीमांत लागत को आप बराबर करते हो, पहली कंडीशन तो यही होती है। यहाँ पे कट कर रहा है। अब इसी को जब आपने ऊपर एक्सट्रापोलेट किया तो आपका एवरेज रेवेन्यू तो यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि ये लेवल आपको मिला, ठीक। पैसे आपको इतने मिल रहे हैं हर इकाई के लिए, कितने, इतने। और हर इकाई की जो औसत लागत आ रही है वो कितनी आ रही है, इतनी। क्यों, क्योंकि औसत लागत वक्र को यहाँ पे जाके काट रहा है। तो ये जो एरिया है, लागत है ज्यादा, संप्राप्ति है कम, तो ये क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ये क्यों चल रहा है, ये सिर्फ शॉर्ट रन में चलेगा, लॉन्ग रन में नहीं चलेगा। लॉन्ग रन में दुकान बंद करके ताला लगा करके आदमी आगे पहुंच जाएगा। शॉर्ट रन में इसलिए करेगा क्योंकि उसको अपनी स्थिर लागत को कम करने की कोशिश करनी है। तो इसी का कुछ, अच्छा एक का मैं पढ़ के बता देता हूँ। हानि की स्थिति क्या है, जब वस्तु की मांग इतनी अधिक कम हो, मांग इतनी ज्यादा कम हो गई कि फर्म को अपनी वस्तु को विवश होकर कम कीमत पर बेचना पड़ रहा है। इस स्थिति में फर्म की औसत आय औसत लागत से कम होती है। अब औसत आय कम हो गई, औसत लागत ज्यादा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, फर्म को हानि उठानी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इसको बहुत डिटेल में मैंने 2 वीडियोस में समझाया है, आप लोग समझ रहे हैं। जिन लोगों ने देखा होगा उनको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले प्रमुख करों का वर्णन कीजिए। कर चुके हैं, एक तरह से रेवेन्यू रिसीट्स की हम लोगों ने बात की थी, जिसमें हम लोगों ने रेवेन्यू रिसीट्स राजस्व प्राप्तियों में कर प्राप्तियों की बात की थी। और कर प्राप्तियों में क्या क्या जाते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि केंद्र सरकार की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, केंद्र सरकार की। सारी सरकारों की बात तो की नहीं आ रही है। अब हमारे देश में सबसे इंपॉर्टेंट कर जो है ना, डायरेक्ट टैक्सेस होते चले आ रहे हैं। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रत्यक्ष कर है, लेकिन जीएसटी में क्या क्या होता है, सेंट्रल का हो जाता है, कहीं केंद्र का अलग, फिर राज्यों का अलग हो जाता है, ठीक है। फिर इन दोनों के लिए एक सिस्टम होता है, आईजीएसटी बोलते हैं, जिसमें एक तरह की प्रणाली है, उसको कर नहीं बोलेंगे, वो प्रणाली है जिससे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए आसानी से, किन किन राज्यों के बीच होना चाहिए। और यूनियन टेरिटरीज के लिए भी जीएसटी लग जाता है। अभी इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे चीजों को बाहर रखा गया है, कस्टम्स ड्यूटी को भी कई चीजों में बाहर रखा गया है, तो जीएसटी बड़ा हो जाएगा कल को। बट अभी जो सबसे ज्यादा रेलिवेंट है वो हमारा आयकर और निगम कर है, और ये दोनों ही प्रत्यक्ष कर है। और दोनों ही कौन लगाता है, सीधे सीधे केंद्र सरकार लगाती है। ध्यान रखिएगा, जो पैसा आ रहा होता है वो बाद में केंद्र सरकार बांट देती है राज्यों को, लेकिन लगाती भी केंद्र सरकार है, वसूलती भी केंद्र सरकार है, और बाद में बांट देती क्यों देती है, क्योंकि हमारा यहाँ पर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंस कमीशन। क्या बोलते हैं, फाइनेंस कमीशन। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब संवैधानिक संस्था है, संविधान में एक आर्टिकल के अंतर्गत बनी हुई है,
संस्था है और इसी वजह से इसके द्वारा जो भी फॉर्मूला डिजाइन किया जाता है और उस हिसाब से बताया जाता है कि केंद्र सरकार अपने संसाधनों से कितना कितना हिस्सा राज्यों को बांटेगा, उसका निर्धारण होता है और उस हिसाब से केंद्र सरकार बांट देती है। लेकिन अभी तो क्या बात की जा रही है, लगाए जाने वाले प्रमुख करों का वर्णन किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। तो वो क्या क्या हो गया, आयकर और निगम कर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर संघीय उत्पादन शुल्क, यानी इसी को हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं एक्साइज ड्यूटी। क्या बोल देते हैं, एक्साइज ड्यूटी। इसका महत्व तो बहुत कम हो गया है, कब, क्योंकि जीएसटी आ गया है। लेकिन बहुत ज्यादा कम इसलिए भी नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, आपको मालूम है पेट्रोल कितने का बिक रहा है, कुछ 98-99 100 रुपए का हो गया। मान लीजिए 100 रुपए का है, 100 रुपए में लगभग ऐसे मान के चल लीजिए कि 52-53 रुपए की कुल मिलाकर के टैक्सेस, और जहां से आप पेट्रोल पंप वाले का हिस्सा होता है तो उसका लगभग 3-4 रुपए उसको मिलता है। लगभग मान लीजिए 4 रुपए पेट्रोल पंप का मालिक को मिल गया, 48 रुपए का टैक्स है। इसमें राज्य सरकार भी टैक्स लगाती है और केंद्र सरकार भी लगाती है, और इसमें केंद्र सरकार का जो हिस्सा होता है वो भी संघीय उत्पादन शुल्क के अंतर्गत ही आता है। तो अभी तो सरकार बहुत कमाई कर रही है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड ऑयल की कीमत काफी कम है और हमारे सरकार ने बहुत पिछले 5-6 साल में टैक्सेस पर लगा करके अच्छे से पैसा कमाया है, विच इज नॉट ए बैड थिंग। मैं इस वाले केस में सपोर्ट में थोड़ा रहता हूँ कि इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर लगाने से महंगाई बढ़ती है, लेकिन उसके कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से अगर सरकार दूसरी जगह पर ठीक से पैसे लगाए तो नुकसान की बात नहीं है, वहां पर हम लोग मतभेद हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। सीमा शुल्क आयात, ये कस्टम्स ड्यूटी है। बाहर से कोई चीज हमारे देश में आई तो उसके ऊपर लोग सीमा शुल्क लगाते हैं। इसको हमें लगातार कम करते रहना पड़ा है। पहले कस्टम एंड एक्साइज वालों को काफी पावरफुल माना जाता था, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा सीमा शुल्क हुआ करता था। हम लोग बाहर से खरीदते नहीं थे, भारत एक बंद अर्थव्यवस्था की तरह काम किया करती थी। लेकिन जैसे हमने अपने आप को ओपन किया है वैसे वैसे हमें टैरिफ को कम करना पड़ जाता है। टैरिफ समझना एक तरह का टैक्स रेट है जो हमने आयातित वस्तु पर लगाया होता है, उसको हमें कम करना पड़ जाता है। तो क्या होता है, निर्यात कर को ही सीमा शुल्क कहते हैं। निर्यात और आयात यहाँ पर दोनों ही एक तरह से समझ रहे हैं, मुख्य रूप से आयात पर ही होता है। ठीक, अब इस तरह की किताबों में लिखा रहता है, बताइए, है ना। जब ये शुल्क मूल्य के आधार पर लगाए जाते हैं तब इन्हें मूल्य अनुसार शुल्क यानी कि टैरिफ के समझ सकते हैं। और एक बार कुछ कुछ होता है एकदम फिक्स्ड भी रहता है, लमसम बोल देते हैं। शुल्क परिमाण या संख्या के अनुसार लगाते हैं तब इन्हें परिमाणानुसार शुल्क कहते हैं। भारत में दोनों प्रकार के शुल्क लगाए जाते हैं। केंद्र सरकार को निर्यात शुल्क की अपेक्षा आयात शुल्क से अधिक प्राप्ति होती है। आयात हम ज्यादा करते भी और आयात पर ज्यादा टैक्स भी लगता है। निर्यात पे हम ऑलरेडी टैक्सेस को कम रखते हैं। क्यों करते हैं कम, मैंने बताया था, इसलिए रखते हैं निर्यात पे कम क्योंकि निर्यात से हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। क्या मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय, जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। हमारे यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुई थी कब, 1991 में, इसी की वजह से हो गई थी। ठीक, तो सरकार क्या सोचती है, निर्यात पर कम टैक्स लगा, भाई आयात पर टैक्स लगा लो। अच्छा, संपत्ति कर और उपहार कर ये भी हैं। अब इसमें देखो लिखा हुआ था भारत में 1957-58 में लागू किया गया था, 58-59 में लागू किया गया था। ये सब इररिलेवेंट चीजें हैं, ये कोई याद भी मत रखना, इतना फर्क पड़ता नहीं है। याद कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं होता है तो आप इसके पीछे मत पड़ना। और ये समझना किस चीज की कितनी वेटेज है। भाई ये दोनों वैसे ही इनसिग्निफिकेंट हो गए। केंद्र सरकार ने इस कर से भी आय प्राप्त होती है, इस कर को समाप्त कर दिया गया है। इनको पेपर टैक्सेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेपर टैक्सेस। ये पेपर पर टैक्स है, आप परीक्षा में लिख के आ जाओगे, लेकिन इससे पैसा तो कुछ इतना आता नहीं है। इसको मैनेज करने में पैसा खर्च हो जाता है, इसलिए इन दोनों का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। अब लेकिन अगर ये प्रश्न आएगा तो ध्यान रखिएगा, CGST लिख करके जरूर आना, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्यों, क्योंकि केंद्र सरकार के लिए ये काफी बड़ा स्रोत होता चला जाएगा आने वाले भविष्य में। और जीएसटी इतना इंपॉर्टेंट टैक्स में एक रिफॉर्म हुआ था, तो उसको भी आपको लेकर के आना चाहिए।